हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश उनके लिए आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है, जिसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। समाज सेवा रत्न पुरस्कार मिलने के बाद सिया के जीवन में एक नई शांति आ गई थी। वो अब अपने ट्रस्ट के काम में पूरी तरह से व्यस्त थी और उसके आसपास के लोग भी उसी शांति में रहने लगे थे। लेकिन जिंदगी में हर शांति के बाद कोई न कोई तूफान आता ही है और वो तूफान अब दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। एक दिन सिया को एक पुराने नंबर से फोन आया। वो नंबर उसके बहुत पुराने साथी का था, जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। उसका नाम था रंजीत। वो कभी सिया के पिता का सबसे करीबी साथी था और सिया के पिता की मौत के बाद वो गायब हो गया था। सिया ने फोन उठाया तो उसे दूसरी तरफ से रंजीत की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। सिया, बेटा, मैं बहुत मुश्किल में हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिया ने उसकी आवाज पहचान ली। उसके मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसने कहा, रंजीत काका, आप कहाँ हो? इतने सालों बाद आपको याद आया मुझे। रंजीत ने बताया कि वो शहर से बाहर एक छोटे से गांव में छिपा हुआ था और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, क्योंकि उसके पुराने दुश्मनों ने उसे ढूंढ लिया था। उसने सिया से मिलने की इच्छा जताई और सिया ने उसे अपने घर बुला लिया। जब रंजीत सिया के घर पहुंचा तो वो बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी और उसकी आंखों में डर था। उसने सिया के पैर छुए। बेटा, मुझे बचा लो, मेरे पीछे वो लोग लगे हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। सिया ने उसे उठाया। काका, आप पहले बताओ कि आखिर हुआ क्या है? कौन लोग हैं जो आपको मारना चाहते हैं और आपने इतने सालों में मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? रंजीत ने गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। उसने बताया कि सिया के पिता की मौत के बाद उसने अपना कारोबार छोड़ दिया था और एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगा था। लेकिन उसके पुराने दुश्मनों ने उसे ढूंढ निकाला था। उन दुश्मनों में सबसे बड़ा था भरत शेट्टी, जो संजय शेट्टी का बड़ा भाई था और जो सालों से विदेश में छिपा हुआ था। भरत शेट्टी ने अपने भाई की सजा का बदला लेने के लिए एक बड़ी साजिश रची थी और वो सिया और उसके पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था। रंजीत ने बताया कि भरत शेट्टी ने उसे ढूंढ लिया था और उसे मारने की धमकी दी थी, क्योंकि वो जानता था कि रंजीत सिया के पिता के बेहद करीब था और उसे सिया के परिवार के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। सिया ने ये सब सुना और उसके चेहरे पर वही पुरानी ताकत लौट आई जो उसने सालों पहले छोड़ दी थी। उसने सोचा कि अब उसे फिर से अपने पुराने हथियार उठाने होंगे, अपने पुराने लोगों को इकट्ठा करना होगा और भरत शेट्टी जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना करना होगा। उसने आरव से सब कुछ बताया और आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया, हम इस बार भी उसे हराएंगे, जैसे हमने उसके भाई को हराया था। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे लोग हैं, हमारा परिवार है और हमारी ताकत है। सिया ने उसकी तरफ देखा। हाँ आरव, हम इस बार भी उसे हराएंगे, लेकिन इस बार हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। भरत शेट्टी उसके भाई से कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक है। वो सालों से अपनी योजना बना रहा है और वो हमारी हर कमजोरी जानता है। सिया ने भूपेंद्र को बुलाया और उसे भरत शेट्टी के बारे में पता लगाने को कहा। भूपेंद्र ने अपने सारे लोगों को लगा दिया और कुछ ही दिनों में उसे भरत के ठिकाने के बारे में जानकारी मिल गई। भरत शेट्टी दुबई में रहता था। उसने वहां एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा था और उसके सैकड़ों लोग उसके लिए काम करते थे। उसने सिया के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची थी, जिसमें उसने कई नेताओं, अफसरों और बिजनेसमैनों को अपनी तरफ मिला लिया था। सिया ने सोचा कि अगर उसे भरत को हराना है तो उसे पहले उसके इन सहारों को तोड़ना होगा, उसके लोगों को उससे अलग करना होगा और फिर उस पर वार करना होगा।
रंजीत ने सिया को भरत के बारे में एक और अहम जानकारी दी। उसने बताया कि भरत का एक बेटा है जिसका नाम है करण। वो भरत से बिल्कुल अलग है। वो पढ़ाई में तेज है और वो अपने पिता के गंदे कामों से दूर रहता है। करण अब मुंबई में ही रहता है और वो एक बड़ी कंपनी में काम करता है। सिया ने सोचा कि शायद करण को उसकी तरफ किया जा सकता है। शायद वो उनके खिलाफ गवाही दे सकता है या उसे भरत के बारे में जानकारी दे सकता है। उसने रंजीत से कहा, काका, आप करण से मिलिए, उसे समझाइए कि उसके पिता गलत रास्ते पर हैं और अगर वो हमारी मदद करेगा तो हम उसके पिता को भी मौका देंगे कि वो अपनी गलतियां सुधार ले। रंजीत ने करण से मुलाकात की और करण ने सिया से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने कहा कि उसे अपने पिता के कामों से कोई मतलब नहीं है और वो अपनी जिंदगी जी रहा है। सिया ने सोचा कि शायद करण को समझाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। उसे खुद उससे मिलना होगा और उसे समझाना होगा कि अगर वो मदद नहीं करेगा तो एक दिन उसके पिता की वजह से उसे भी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने आरव से कहा, आरव, मैं करण से मिलना चाहती हूँ। मैं उसे समझाना चाहती हूँ कि ये सिर्फ हमारी नहीं, उसकी अपनी लड़ाई है। आरव ने उसकी तरफ देखा। सिया, ये खतरनाक हो सकता है। अगर भरत को पता चल गया कि तुम उसके बेटे से मिल रही हो तो वो पागल हो सकता है और सीधा हमला कर सकता है। सिया ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है आरव, लेकिन हमें ये जोखिम उठाना ही होगा। करण कोई आम आदमी नहीं है। वो भरत का बेटा है और उसके पास वो जानकारी हो सकती है जो हमें भरत को हराने में मदद करेगी। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम अकेले नहीं जाओगी। सिया और आरव उस कंपनी के ऑफिस पहुंचे जहां करण काम करता था। उन्होंने करण से मिलने का समय मांगा और करण ने उन्हें अपने केबिन में बुला लिया। जब सिया ने करण को देखा तो उसे लगा कि ये युवक अपने पिता से बिल्कुल अलग था। उसके चेहरे पर शांति थी, उसकी आंखों में सच्चाई थी और उसके व्यवहार में सादगी थी। सिया ने उससे कहा, करण, मैं तुमसे बात करने आई हूं। मैं जानती हूं कि तुम अपने पिता के कामों से दूर रहते हो और तुम एक ईमानदार जिंदगी जीना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पिता मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो बहुत सारी मासूम जानें जाएंगी। करण ने उसकी तरफ देखा। सिया जी, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। वो मेरे पिता है, चाहे वो कितने भी गलत क्यों न हो। सिया ने उसकी तरफ देखा। करण, मैं तुमसे नहीं कह रही कि तुम अपने पिता के खिलाफ जाओ। मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम अपने पिता को बचाओ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं उसे हरा दूंगी और तब वो जेल में सड़ जाएगा या उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं उसे एक मौका दूंगी, उसे अपनी गलतियां सुधारने का मौका दूंगी। करण ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है सिया जी, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पिता को कोई नुकसान न पहुंचे। सिया ने उसकी तरफ देखा। मैं वादा करती हूं करण, तुम्हारे पिता को कोई नुकसान नहीं होगा। हम उसे सिर्फ सही रास्ता दिखाएंगे। करण ने सिया को भरत के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। उसने बताया कि उसके पिता के पास कितने हथियार हैं, कितने लोग हैं और वो कहां-कहां छिपा हुआ है। सिया को लगा कि अब वो भरत के खिलाफ एक मजबूत योजना बना सकती है और वो उसे हरा सकती है। उसने आरव से कहा, आरव, अब हम तैयार हैं। अब हम भरत से टकरा सकते हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा। हाँ सिया, हम तैयार हैं। करण से मिली जानकारी ने सिया को भरत शेट्टी के खिलाफ एक ठोस योजना बनाने में मदद की। उसने अब तय कर लिया था कि वो भरत को उसी के हथियार से हराएगी, उसी के जाल में फंसाएगी और उसे एहसास दिलाएगी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने भूपेंद्र को बुलाया और उसे भरत के ठिकानों पर नजर रखने का निर्देश दिया। साथ ही उसने अपने पुराने लोगों से भी संपर्क करना शुरू कर दिया जो उसके साथ कभी अंडरवर्ल्ड में काम करते थे, लेकिन बाद में उसी तरह बदल गए थे।
जैसे वो खुद बदली थी। सिया को पता था कि भरत शेट्टी कोई मामूली दुश्मन नहीं था। वो सालों से अपनी योजना बना रहा था और उसके पास वो सब कुछ था जो एक बड़े दुश्मन के पास होना चाहिए। पैसा, ताकत, हथियार और सबसे बड़ी बात, उसके पास सिया के परिवार को तोड़ने की जिद थी। एक दिन सिया को भूपेंद्र से खबर मिली कि भरत शेट्टी खुद मुंबई आ रहा है। वो अपने कुछ खास लोगों के साथ शहर में दाखिल हो चुका है और वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला है। सिया ने तुरंत अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर भेजने का फैसला किया। उसने आरव से कहा, आरव, तुम आशी और मेरी मां को लेकर पुणे चले जाओ। जब तक मैं भरत का मामला खत्म नहीं कर लेती तब तक तुम वही रहो। आरव ने उसकी तरफ देखा। सिया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। आरव, इस बार मुझे अकेले जाने दो। तुम आशी और मेरी मां के साथ रहो, उनकी सुरक्षा करो। अगर भरत ने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो मैं उससे निपट नहीं पाऊंगी। तुम्हारा यहां रहना मुझे कमजोर करेगा। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वो समझ गया कि सिया सही कह रही थी। उसने सिर हिलाया। ठीक है सिया, मैं जाता हूं, लेकिन मुझे हर पल अपडेट करती रहना और अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुरंत मुझे बुला लेना। सिया ने उसे गले लगाया। मैं ठीक हूं आरव, तुम बस अपना ख्याल रखना और आशी का ख्याल रखना। आरव, आशी और सिया की मां पुणे के लिए निकल गए और सिया अकेली रह गई। उसके साथ सिर्फ भूपेंद्र और उसके कुछ वफादार लोग थे। उसने सोचा कि शायद यही वो समय था जब उसे अपनी पुरानी ताकत को फिर से जगाना होगा। उन हथियारों को फिर से हाथ में लेना होगा जो उसने सालों पहर छोड़ दिए थे। भरत शेट्टी ने मुंबई आते ही सिया को एक संदेश भेजा। उसने कहा कि वो उससे मिलना चाहता है और वो चाहता है कि वो अकेले आए, बिना किसी हथियार के, बिना किसी सुरक्षा के। सिया ने ये संदेश पढ़ा और उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान आ गई जो उसकी पहचान थी। उसने भूपेंद्र से कहा, भूपेंद्र, भरत मुझसे मिलना चाहता है, मैं जाऊंगी अकेले। भूपेंद्र ने उसकी तरफ देखा। मैडम, ये बहुत खतरनाक है, वो आपको जाल में फंसाना चाहता है। सिया ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है भूपेंद्र, लेकिन अगर मैं उससे नहीं मिली तो वो कुछ और बड़ा साजिश रचेगा। मैं उसके सामने जाकर उसकी असलियत बताऊंगी और उसे एहसास दिलाऊंगी कि वो गलत रास्ते पर है। सिया उस जगह पहुंची जहां भरत ने मिलने को कहा था। वो जगह शहर के बाहर एक पुरानी बिल्डिंग थी जहां सिर्फ भरत और उसके कुछ लोग मौजूद थे। जब सिया ने भरत को देखा तो उसे लगा कि ये आदमी अपने भाई से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसके व्यवहार में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने सिया को देखा और कहा, तुम आ गई सिया, मुझे पता था कि तुम आओगी। सिया ने उसकी तरफ देखा। भरत, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारा भाई जेल में मर गया, लेकिन उसकी मौत के लिए तुम खुद जिम्मेदार थे, मैं नहीं। उसने गलत काम किए और उसकी सजा मिली। भरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम गलत कह रही हो सिया, मेरा भाई उन गलत कामों में तुम्हारी वजह से फंसा था। तुमने ही उसे बर्बाद किया, तुमने ही उसकी जान ली और अब मैं तुमसे बदला लूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। भरत, बदला लेने से कुछ नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है, तुम भी ये सीख सकते हो। बस अपना ये गलत रास्ता छोड़ दो और अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। तुम्हारा बेटा करण एक ईमानदार इंसान है, वो तुमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि तुम भी सही रास्ते पर आओ। भरत के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने सिया की तरफ देखा। तुम करण से मिली, उसने तुमसे क्या कहा? सिया ने उसकी तरफ देखा। करण ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है भरत। उसने मुझे तुम्हारे ठिकानों के बारे में बताया, तुम्हारे हथियारों के बारे में बताया, तुम्हारे लोगों के बारे में बताया। वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि तुम गलत रास्ते पर चलो। वो चाहता है कि तुम बदलो।
भरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तुमने मेरे बेटे को अपनी तरफ मिला लिया। तुमने उसे मेरे खिलाफ कर दिया। सिया ने उसकी तरफ देखा। मैंने उसे तुम्हारे खिलाफ नहीं किया भरत, मैंने उसे तुम्हारे लिए किया। वो तुम्हें बचाना चाहता है, तुम्हें इस गलत रास्ते से हटाना चाहता है। तुम्हें भी वही करना चाहिए जो मैंने किया, बदलना चाहिए। भरत ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सिया की तरफ देखा। तुम सही कह रही हो सिया, मैं बदलना चाहता हूं। मैं थक गया हूं इस लड़ाई से, इस नफरत से, इस बदले से। मैं अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। तो आओ भरत, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगी, एक ऐसी जिंदगी जहां कोई नफरत नहीं होगी, कोई बदला नहीं होगा, सिर्फ प्यार होगा, सिर्फ सच्चाई होगी। भरत ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो सिया? सिया ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं भरत, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपने हथियार देने होंगे, अपने लोगों को हटाना होगा और अपने सारे गंदे कामों का खुलासा करना होगा। भरत ने सिर हिलाया। ठीक है सिया, मैं तुम्हारी हर शर्त मानता हूं। मैं अपने हथियार तुम्हें दे दूंगा, अपने लोगों को हटा दूंगा और अपने सारे गंदे कामों का खुलासा कर दूंगा। बस मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दो और मुझे एक नई जिंदगी जीने का मौका दो। सिया ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें यह मौका देती हूं भरत, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से गलत रास्ता चुना तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। भरत ने उसकी तरफ देखा। मैं समझ गया सिया, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सिया और भरत उस जगह से बाहर आ गए और सिया ने भूपेंद्र को बुलाकर सब कुछ बताया। भूपेंद्र हैरान था। उसने सोचा था कि उसे भरत के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन सिया ने उसे बिना एक गोली चलाए ही हरा दिया था। उसने सिया से कहा, मैडम, आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने भरत को सही रास्ता दिखा दिया। सिया ने उसकी तरफ देखा। भूपेंद्र, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये करण का भी काम है। उसने अपने पिता को बचाने में मेरी मदद की। अगर वो नहीं होता तो शायद आज हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते। सिया ने आरव को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। आरव ने कहा, सिया, तुमने बहुत बहादुरी से काम लिया, मुझे तुम पर गर्व है। सिया ने कहा, आरव, अब तुम आशी और मेरी मां को वापस ले आओ। सब खत्म हो गया है। आरव ने कहा, हम कल सुबह आ रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। सिया ने कहा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आरव, तुम बस जल्दी आ जाओ। उस रात सिया ने भरत और करण को अपने घर में बुलाया। उसने उनके साथ खाना खाया और उनसे बातें की। भरत ने सिया से कहा, सिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तुमने मुझे मेरे बेटे से मिलवाया, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। भरत, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुमने खुद सही रास्ता चुना है, बस उसी पर चलते रहना। करण ने सिया के पैर छुए। सिया जी, आपने मेरे पिता को बचा लिया, मैं आपकी क्या सेवा करूंगा। सिया ने उसे उठाया। बेटा, तुम अपने पिता के साथ रहो, उनका ख्याल रखो और उन्हें सही रास्ते पर रखो। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। भरत शेट्टी के बदल जाने के बाद सिया के घर में एक बार फिर वही शांति लौट आई थी, जो कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी। लेकिन इस बार उस शांति में एक नया एहसास भी था, एक संतोष कि उसने बिना खून बहाए, बिना कोई नया दुश्मन बनाए, एक बड़े खतरे को टाल दिया था। आरव, आशी और सिया की मां पुणे से वापस आ चुके थे और घर फिर से बच्चों की हंसी और परिवार की गर्मजोशी से भर गया था। भरत ने अपने सारे हथियार सिया को सौंप दिए थे, अपने सारे लोगों को हटा दिया था और अब वो अपने बेटे करण के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहा था। उसने सिया से वादा किया था कि वो अपनी बची हुई जिंदगी सही रास्ते पर चलेगा और सिया को उस पर भरोसा था। लेकिन सिया को पता था
कि जिंदगी में हर शांति के बाद कोई न कोई तूफान आता ही है, और वो तूफान अब एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। एक दिन सिया को एक अजीब सा पत्र मिला, जिस पर न तो कोई नाम था और न ही कोई पता। बस इतना लिखा था कि ये पत्र उसके किसी पुराने दोस्त ने भेजा है। सिया ने वो पत्र खोला और उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, सिया, मैं जानता हूं कि तुमने अपनी जिंदगी बदल दी है और तुम अब एक समाज सेवी बन गई हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा अतीत कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। मैं वो इंसान हूं जिसे तुमने सालों पहले बर्बाद कर दिया था, और आज मैं तुमसे बदला लेने आ रहा हूं। तैयार रहना, क्योंकि मैं तुम्हें वही दर्द दूंगा जो तुमने मुझे दिया था। सिया ने वो पत्र कई बार पढ़ा। उसने सोचा कि आखिर ये कौन हो सकता है। उसने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उसे कोई ऐसा याद नहीं आ रहा था जो इतना ताकतवर हो कि उससे बदला ले सके। उसने आरव को वो पत्र दिखाया और आरव ने उसे पढ़ा। उसका चेहरा पढ़ते ही उतर गया। उसने कहा, सिया, ये कोई मामूली खतरा नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है और जो तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है। हमें इसका पता लगाना होगा कि ये कौन है। सिया ने भूपेंद्र को बुलाया और उसे उस पत्र के बारे में बताया। भूपेंद्र ने अपने सारे लोगों को लगा दिया। उसने पत्र पर लगे फिंगरप्रिंट्स को चेक किया। उसने उस कागज के सोर्स का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो पत्र किसी ऐसे शख्स ने लिखा था जो अपनी पहचान छुपाने में माहिर था और जो नहीं चाहता था कि उसका पता चले। सिया को लगा कि शायद यही वो असली खतरा था जिसका उसे इंतजार था। एक ऐसा दुश्मन जो सामने से नहीं बल्कि पीछे से वार करता है और जो उसके मन की शांति को छीनना चाहता है। कुछ दिनों बाद सिया को एक और पत्र मिला। इस बार उसमें कुछ तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में सिया के उन पुराने दिनों की यादें थी जब वो अंडरवर्ल्ड की मलिका थी। उनमें वो हथियार लिए खड़ी थी, अपने दुश्मनों को डराती हुई और अपने साम्राज्य का जश्न मनाती हुई। उन तस्वीरों के साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, सिया, ये तस्वीरें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती हैं, वो चेहरा जो तुमने दुनिया से छुपा रखा है। मैं ये तस्वीरें मीडिया को भेज दूंगा और तब देखता हूं कि तुम्हारी समाज सेवी वाली छवि कैसे बचती है। सिया ने ये पत्र पढ़ा और उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि अब उसकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। उसकी बनाई हुई साख चकनाचूर हो सकती है और लोग उसे फिर से वही नजरों से देखने लगेंगे जैसे पहले देखते थे। उसने आरव से कहा, आरव, ये शख्स मुझे बर्बाद करना चाहता है। वो मेरी पुरानी तस्वीरें मीडिया को भेज देगा और फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या थी। मेरी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी, मेरा ट्रस्ट बर्बाद हो जाएगा और मैं फिर से वही सिया बन जाऊंगी जिससे लोग डरते थे। आरव ने उसकी तरफ देखा। सिया, तुम डरो मत, हम इस शख्स को ढूंढ निकालेंगे और हम उसे रोकेंगे। तुमने अपनी जिंदगी बदल दी है और कोई भी तुम्हारी उस मेहनत को खत्म नहीं कर सकता। ये तस्वीरें तुम्हारा अतीत है और तुमने वो अतीत छोड़ दिया है। लोग तुम्हें आज के लिए जानते हैं, कल के लिए नहीं। सिया ने उसकी तरफ देखा। लेकिन आरव, अगर ये तस्वीरें मीडिया में आ गई तो लोग मुझे फिर से उसी नजर से देखेंगे। वो भूल जाएंगे कि मैंने क्या किया है और सिर्फ ये याद रखेंगे कि मैं क्या थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब हम उन्हें याद दिलाएंगे सिया, हम उन्हें बताएंगे कि तुमने कैसे अपनी जिंदगी बदली, कैसे तुमने दूसरों की मदद की और कैसे तुमने साबित किया कि इंसान बदल सकता है। हम उन तस्वीरों को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना देंगे। सिया ने उसकी तरफ देखा। तुम सही कह रहे हो आरव, हम उन तस्वीरों को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाएंगे। हम दुनिया को दिखाएंगे कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और मैं एक बेहतर इंसान बन गई हूं। सिया ने भूपेंद्र को बुलाया और उसे उस शख्स का पता लगाने की जिम्मेदारी दी। उसने कहा, भूपेंद्र, मुझे उस शख्स का नाम चाहिए, उसका पता चाहिए और उसकी हर हरकत की जानकारी चाहिए।
वो हमें कमजोर करना चाहता है, लेकिन हम उसे दिखाएंगे कि हम कितने ताकतवर हैं। भूपेंद्र ने सिर हिलाया। मैडम, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो कितनी भी गहरी गुफा में क्यों न छिपा हो। उसने अपने सारे लोगों को लगा दिया और कुछ ही दिनों में उसे उस शख्स के बारे में जानकारी मिल गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सिया का पुराना साथी था, जिसका नाम था विक्की। वो कभी सिया के साथ काम करता था, लेकिन सिया ने उसे तब निकाल दिया था जब उसने एक बड़ी गलती की थी। विक्की ने उस दिन से सिया से बदला लेने की ठान ली थी और उसने सालों से उसके खिलाफ सबूत जुटा रखे थे। उसने सोचा था कि जब सिया सबसे ऊपर होगी तब वो उसे नीचे गिरा देगा, और आज उसे वो मौका मिल गया था। सिया ने ये सब सुना और उसके चेहरे पर दुख था। उसने सोचा कि कैसे एक साथी जिस पर उसने कभी भरोसा किया था, आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। सिया ने विक्की से मिलने का फैसला किया। वो जानती थी कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो उसे समझाना चाहती थी कि वो गलत रास्ते पर है और वो उसे एक मौका देना चाहती थी। उसने भूपेंद्र से विक्की का पता पूछा और भूपेंद्र ने बताया कि विक्की शहर के बाहर एक छोटे से कमरे में छिपा हुआ है और उसके पास वो सारी तस्वीरें और सबूत है जो उसने सिया के खिलाफ जमा किए थे। सिया ने उसी रात वहां जाने का फैसला किया। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सिया ने कहा, आरव, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे समझाना है कि वो गलत है। तुम चिंता मत करो, मैं अकेले जा रही हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम मेरे साथ हो। सिया उस जगह पहुंची जहां विक्की छिपा हुआ था। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर से विक्की ने आवाज दी, कौन है? सिया ने कहा, विक्की, मैं हूं सिया, दरवाजा खोलो। विक्की ने दरवाजा खोला। उसने सिया को देखा। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। तुम यहां कैसे? मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं यहां हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। विक्की, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि तुम गलत रास्ते पर हो। विक्की ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे बदला लेने से रोकने आए हो? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सिया। तुमने मुझे निकाल दिया, मुझे बेइज्जत किया और मुझे बेरोजगार कर दिया। मैंने सालों से सिर्फ यही सोचा है कि तुम्हें कैसे बर्बाद किया जाए, और आज जब मैं तुम्हें बर्बाद करने वाला हूं तो तुम मुझे रोकने आए हो। सिया ने उसकी तरफ देखा। विक्की, मैंने तुम्हें निकाल दिया था क्योंकि तुमने एक बड़ी गलती की थी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा था, लेकिन मैं तुम्हें मौका देना चाहती हूं, एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका। बस अपना ये गलत रास्ता छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। विक्की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में संघर्ष था। क्या तुम मुझ पर फिर से भरोसा कर सकती हो सिया? सिया ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं विक्की, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे वो सबूत देने होंगे जो तुमने मेरे खिलाफ जमा किए हैं, और तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। विक्की ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है सिया, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मैं तुम्हें सबूत दे दूंगा और मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। शुक्रिया विक्की, तुमने सही फैसला किया। विक्की के बदल जाने के बाद सिया के घर में एक बार फिर वही शांति लौट आई थी जो कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी। लेकिन इस बार उस शांति में एक नया एहसास भी था, एक संतोष कि उसने बिना कोई नया दुश्मन बनाए एक और इंसान को सही रास्ते पर ला दिया था। विक्की ने अपने सारे सबूत सिया को सौंप दिए थे और अब वो सिया के ट्रस्ट में काम कर रहा था, गरीब बच्चों को पढ़ा रहा था और अपनी जिंदगी को एक नया मकसद दे चुका था। सिया को उस पर भरोसा था और विक्की ने उसे कभी निराश नहीं किया। लेकिन सिया को पता था कि जिंदगी में हर शांति के बाद कोई न कोई तूफान आता ही है, और वो तूफान अब एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। एक दिन सिया को अपने एक पुराने जासूस से खबर मिली कि एक नया शख्स शहर में आया है
जो सिया के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। उस शख्स का नाम था मनु। वो एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया था और वो सालों से दुबई में रह रहा था। उसने सिया के कई पुराने दुश्मनों को अपनी तरफ मिला लिया था और अब वो सिया को खत्म करने के लिए एक बड़ी योजना बना रहा था। सिया ने ये खबर सुनते ही भूपेंद्र को बुलाया और उसे मनु के बारे में पता लगाने को कहा। भूपेंद्र, मुझे मनु के बारे में हर वो जानकारी चाहिए जो तुम्हें मिल सके। वो कहाँ है, उसके कितने लोग हैं, उसके पास कितने हथियार हैं और वो क्या प्लान बना रहा है। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी, चाहे वो जहां भी छिपा हो। भूपेंद्र ने सिर हिलाया। जी मैडम, मैं अपने सारे लोगों को लगा देता हूं। हम उसे ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो कितनी भी गहरी गुफा में क्यों न छिपा हो। सिया ने उसकी तरफ देखा सावधानी से। भूपेंद्र, मनु कोई मामूली आदमी नहीं है। वो बहुत चालाक और खतरनाक है और उसने सालों से अपनी योजना बना रखी है। भूपेंद्र के जाने के बाद सिया ने आरव से सब कुछ बताया। आरव का चेहरा सुनते ही उतर गया। उसने कहा, सिया, हमने सोचा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन ये मनु एक नया खतरा है। हमें उसे हराने के लिए एक नई रणनीति बनानी होगी। सिया ने उसकी तरफ देखा। हाँ आरव, हमने भरत को हराया था, लेकिन हम भूल गए थे कि उसके जैसे लोगों के पीछे हमेशा कोई न कोई होता है जो उनका बदला लेने के लिए खड़ा हो जाता है। मनु उसी कड़ी का अगला हिस्सा है और हमें उसे भी उसी तरह हराना है जैसे हमने दूसरों को हराया था। आरव ने उसकी तरफ देखा। हम उसे हराएंगे सिया, लेकिन इस बार हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। मनु हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है कि हमने दूसरों को कैसे हराया। वो जानता है कि हमारी कमजोरियां क्या है और वो उन्हीं कमजोरियों पर हमला करेगा। सिया ने सिर हिलाया। मुझे पता है आरव, इसीलिए मैंने भूपेंद्र को मनु के बारे में पता लगाने का काम सौंपा है। जब तक हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जान लेते, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। कुछ दिनों बाद भूपेंद्र को मनु के ठिकाने का पता चल गया। वो शहर के बाहर एक बड़े से बंगले में रह रहा था और उसके साथ उसके लगभग 50 लोग थे जो उसके बेहद करीबी और वफादार थे। भूपेंद्र ने सिया को बताया, मैडम, हम उसके बंगले तक पहुंच गए हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो जगह बहुत सुरक्षित है और चारों तरफ उसके लोग तैनात हैं। अगर हमने सीधा हमला किया तो वो हमें पहले ही देख लेंगे और हम पर हमला कर देंगे। सिया ने सोचा, फिर बोली, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा भूपेंद्र, कोई ऐसा रास्ता जिसके बारे में उन्हें पता न हो। तुम अपने लोगों को उस बंगले के चारों तरफ लगा दो और देखो कि कहीं से कोई दूसरा रास्ता मिलता है या नहीं। भूपेंद्र ने सिर हिलाया और वापस चला गया और कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे एक दूसरा रास्ता मिल गया। वो रास्ता बंगले के पीछे से जाता था, जहां घने पेड़ थे और उस रास्ते के बारे में शायद मनु के लोगों को पता भी नहीं था। भूपेंद्र ने सिया को बताया, मैडम, हमें एक रास्ता मिल गया है, लेकिन वो बहुत कठिन है। हमें रात के अंधेरे में जंगल से होकर गुजरना होगा और फिर एक सीधी दीवार पर चढ़ना होगा। ये बहुत खतरनाक होगा और अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम पकड़े जा सकते हैं। सिया ने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है भूपेंद्र, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अगर हमें मनु को पकड़ना है तो हमें ये जोखिम उठाना ही होगा। तुम अपने 20 सबसे ताकतवर लोगों को चुनो और हम रात में उस रास्ते से जाएंगे। आरव ने जब ये सुना तो वो सिया के पास आया और बोला, सिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। आरव, तुम यहां रहो, आशी और मेरी मां की देखभाल करो। मैं अकेले जा सकती हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े जोखिम उठाए हैं और हर बार मैं सुरक्षित लौटी हूं। आरव ने उसकी तरफ देखा। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिया ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि वो सही कह रहा है। उसे उसकी जरूरत थी
और उसने सिर हिलाया। ठीक है आरव, तुम भी चलो, लेकिन वादा करो कि अगर मैं कहूं तो तुम वापस आ जाओगे। आरव ने कहा, मैं वादा करता हूं। रात के अंधेरे में सिया, आरव, भूपेंद्र और उसके 20 लोग उस कठिन रास्ते पर निकल पड़े। उन्हें जंगल से होकर गुजरना था और फिर एक सीधी दीवार पर चढ़ना था। रास्ता बहुत कठिन था, अंधेरा था और हर कदम पर मौत का खतरा था। लेकिन सिया ने कभी हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ती गई और उसके पीछे सब उसके पीछे चलते गए। जब वो दीवार पर चढ़ रहे थे तो आरव का पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने लगा। लेकिन सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। आरव, संभल कर, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और प्यार दोनों थे। शुक्रिया सिया, तुमने मेरी जान बचाई। सिया ने उसकी तरफ देखा। हम एक दूसरे की जान बचाएंगे आरव, हमेशा। काफी मशक्कत के बाद वो सब मनु के बंगले तक पहुंच गए। वहां कुछ लोग पहरा दे रहे थे, लेकिन भूपेंद्र के लोगों ने चुपके से उन्हें बेहोश कर दिया और फिर वो अंदर घुस गए। मनु एक कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने नक्शे बिखरे थे और वो सिया के खिलाफ अपने हमले की योजना बना रहा था। जब उसने सिया को देखा तो वो चौंक गया। उसने अपना हाथ अपनी कमर की तरफ बढ़ाया जहां उसका हथियार रखा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, भूपेंद्र ने उसे रोक लिया। हाथ मत हिलाना मनु, तुम घिर चुके हो। मनु ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम यहां कैसे पहुंच गई? ये रास्ता तो किसी को नहीं पता था। सिया ने उसकी तरफ देखा। मुझे हर रास्ता पता है मनु, मैंने इस शहर में सालों बिताए हैं। मैं हर गली से परिचित हूं, हर जंगल से परिचित हूं, हर दीवार से परिचित हूं। तुम मुझसे नहीं छिप सकते। मनु ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे पकड़ सकती हो, लेकिन मेरे साथी मुझे छुड़ा लेंगे। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे एक पूरा संगठन है। सिया ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा संगठन अब तुम्हारा साथ नहीं देगा मनु, मैंने तुम्हारे सारे साथियों को अपनी तरफ मिला लिया है। वो अब तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। मनु ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो। सिया ने अपने फोन से कुछ वीडियो चलाए जिसमें मनु के करीबी साथी उसके खिलाफ बयान दे रहे थे। मनु का चेहरा देखते ही उतर गया। उसने सिया की तरफ देखा। तुमने मेरे सबको अपनी तरफ मिला लिया। तुम कैसे? सिया ने उसकी तरफ देखा। मैंने उन्हें वही दिया जो तुम कभी नहीं दे सकते थे, सम्मान, प्यार और एक नई जिंदगी। तुम सिर्फ डर देते थे, मैंने उम्मीद दी। मनु ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं हार गया सिया, तुम जो चाहो करो। सिया ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी मनु, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका। बस अपना ये गलत रास्ता छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। मनु ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में संघर्ष था। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो सिया? सिया ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं मनु, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने सारे हथियार देने होंगे, अपने सारे लोगों को हटाना होगा और मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। मनु ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है सिया, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। शुक्रिया मनु, तुमने सही फैसला किया। मनु के बदल जाने के बाद सिया के घर में एक बार फिर वही शांति लौट आई थी जो कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी। लेकिन इस बार उस शांति में एक नया एहसास भी था, एक संतोष कि उसने एक और खतरनाक दुश्मन को बिना खून बहाए अपनी तरफ कर लिया था। मनु ने अपने सारे हथियार सिया को सौंप दिए थे, अपने सारे लोगों को हटा दिया था और अब वो सिया के ट्रस्ट में काम कर रहा था। उन युवाओं को सही रास्ता दिखा रहा था जो गलत रास्ते पर जा रहे थे। सिया को उस पर भरोसा था और मनु ने उसे कभी निराश नहीं किया। लेकिन सिया को पता था कि जिंदगी में हर शांति के बाद
कोई न कोई तूफान आता ही है, और वो तूफान अब एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। एक दिन सिया को एक बहुत पुराने दोस्त का फोन आया जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। उसका नाम था सरोज। वो सिया की बचपन की सहेली थी और उसने सिया को बताया कि वो अब एक बड़ी कंपनी की सीईओ है और वो सिया के काम से बहुत प्रभावित है। उसने सिया से मिलने की इच्छा जताई और सिया ने उसे अपने घर बुला लिया। सरोज जब सिया के घर आई तो वो उसके बदलाव को देखकर हैरान रह गई। उसने कहा, सिया, तुम बहुत बदल गई हो। मैंने तुम्हें आखिरी बार तब देखा था जब तुम अंडरवर्ल्ड की मलिका थी और आज तुम एक समाज सेवी हो। मुझे तुम पर गर्व है। सिया ने उसकी तरफ देखा। सरोज, हर इंसान बदल सकता है, बस उसे बदलने की इच्छा होनी चाहिए। मैंने बदलने की कोशिश की और आज मैं जो हूं उसी का नतीजा है। सरोज ने सिया से कहा, सिया, मैं तुम्हारे ट्रस्ट को बहुत बड़ी रकम दान करना चाहती हूं, बिना किसी शर्त के। मैं चाहती हूं कि तुम अपने काम को और भी आगे बढ़ाओ और भी ज्यादा लोगों की मदद करो। सिया ने उसकी तरफ देखा। सरोज, तुम सच कह रही हो? तुम बिना किसी शर्त के इतना बड़ा दान देना चाहती हो? सरोज ने सिर हिलाया। हाँ सिया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया है, लेकिन आज मुझे लगता है कि पैसे का असली मतलब तो तुम दिखा रही हो, दूसरों की मदद करके। मैं भी इस काम में तुम्हारा साथ देना चाहती हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। शुक्रिया सरोज, तुमने मुझे बहुत खुश किया। मैं इस पैसे का इस्तेमाल और भी ज्यादा लोगों की मदद के लिए करूंगी। सरोज के दान से सिया के ट्रस्ट का काम और भी तेजी से बढ़ने लगा। उसने कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए। उसने गरीब बच्चों के लिए छात्रावास बनवाए। उसने बीमार लोगों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की और उसने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले। उसके इन कामों से हजारों लोगों को फायदा हुआ और सिया का नाम पूरे देश में फैल गया। उसे कई और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और उसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने का मौका मिला। लेकिन इन सब के बीच सिया को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। इस बार उसके अपने परिवार के भीतर से। एक दिन उसके बेटे रेयांश ने उसे बताया कि उसकी पत्नी काव्या कुछ दिनों से बहुत उदास रहती है और वो उससे बात करने से बचती है। सिया ने काव्या से बात करने का फैसला किया। वो उसके पास गई और उससे पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या कोई बात है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? काव्या ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मां, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे लगता है कि रेयांश मुझसे दूर होता जा रहा है। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है और मेरे लिए वक्त नहीं निकालता। मैं अकेली महसूस करती हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। बेटा, मैं समझती हूं तुम्हारी परेशानी, लेकिन तुम्हें रेयांश से बात करनी चाहिए। उसे अपनी बात बतानी चाहिए। वो तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। काव्या ने उसकी तरफ देखा। मां, मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूं, लेकिन वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं बेवजह परेशान होती हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा। ठीक है बेटा, मैं रेयांश से बात करूंगी। मैं उसे समझाऊंगी कि वो तुम्हारे लिए वक्त निकाले। सिया ने रेयांश को बुलाया और उसे काव्या की परेशानी के बारे में बताया। बेटा, तुम काव्या को इग्नोर कर रहे हो। वो तुमसे प्यार करती है और वो चाहती है कि तुम उसके लिए वक्त निकालो। तुम्हें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना होगा, काम और परिवार के बीच। रेयांश ने उसकी तरफ देखा। मां, मैंने कोशिश की है, लेकिन काम इतना ज्यादा है कि मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। सिया ने उसकी तरफ देखा। बेटा, मैं समझती हूं कि तुम्हारा काम महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारा परिवार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर तुमने अपने परिवार को समय नहीं दिया तो एक दिन तुम उन्हें खो दोगे और तब कोई भी काम तुम्हारी उस खालीपन को नहीं भर सकता। रेयांश ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है मां, मैं समझ गया। मैं काव्या के लिए वक्त निकालूंगा और मैं उससे बात करूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। शुक्रिया बेटा,
तुमने सही फैसला किया। रेयांश ने काव्या से बात की और उसे समझाया कि वो उससे कितना प्यार करता है और वो उसके लिए वक्त निकालेगा। काव्या की उदासी दूर हो गई और उनके बीच फिर से वही प्यार लौट आया जो पहले था। सिया ने ये सब देखा और उसकी आंखें भर आई। उसे लगा कि उसने अपने बेटे और बहू के रिश्ते को बचाने में मदद की है और ये उसके लिए किसी भी पुरस्कार से बड़ी बात थी। एक दिन सिया को अपने एक पुराने जासूस से खबर मिली कि एक नया शख्स शहर में आया है जो सिया के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। उस शख्स का नाम था आजाद। वो एक आतंकी संगठन का सदस्य था और वो सालों से छिपा हुआ था। उसने सिया के कई पुराने दुश्मनों को अपनी तरफ मिला लिया था और अब वो सिया को खत्म करने के लिए एक बड़ी योजना बना रहा था। सिया ने ये खबर सुनते ही भूपेंद्र को बुलाया और उसे आजाद के बारे में पता लगाने को कहा। भूपेंद्र, मुझे आजाद के बारे में हर वो जानकारी चाहिए जो तुम्हें मिल सके। वो कहाँ है, उसके कितने लोग हैं, उसके पास कितने हथियार हैं और वो क्या प्लान बना रहा है। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी, चाहे वो जहां भी छिपा हो। भूपेंद्र ने सिर हिलाया। जी मैडम, मैं अपने सारे लोगों को लगा देता हूं। हम उसे ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो कितनी भी गहरी गुफा में क्यों न छिपा हो। सिया ने उसकी तरफ देखा सावधानी से। भूपेंद्र, आजाद कोई मामूली आदमी नहीं है। वो बहुत चालाक और खतरनाक है और उसने सालों से अपनी योजना बना रखी है। भूपेंद्र के जाने के बाद सिया ने आरव से सब कुछ बताया। आरव का चेहरा सुनते ही उतर गया। उसने कहा, सिया, हमने सोचा था कि सब खत्म हो गया है, लेकिन ये आजाद एक नया खतरा है। हमें उसे हराने के लिए एक नई रणनीति बनानी होगी। सिया ने उसकी तरफ देखा। हाँ आरव, हमने भरत और मनु को हराया था, लेकिन हम भूल गए थे कि उनके जैसे लोगों के पीछे हमेशा कोई न कोई होता है जो उनका बदला लेने के लिए खड़ा हो जाता है। आजाद उसी कड़ी का अगला हिस्सा है और हमें उसे भी उसी तरह हराना है जैसे हमने दूसरों को हराया था। आरव ने उसकी तरफ देखा। हम उसे हराएंगे सिया, लेकिन इस बार हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। आजाद हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है कि हमने दूसरों को कैसे हराया। वो जानता है कि हमारी कमजोरियां क्या है और वो उन्हीं कमजोरियों पर हमला करेगा। सिया ने सिर हिलाया। मुझे पता है आरव, इसीलिए मैंने भूपेंद्र को आजाद के बारे में पता लगाने का काम सौंपा है। जब तक हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जान लेते, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। आजाद के बारे में जानकारी जुटाने में भूपेंद्र को काफी समय लगा, क्योंकि वो आदमी बेहद सतर्क था और अपनी पहचान छुपाने में माहिर था। वो कभी एक जगह ज्यादा दिन नहीं रुकता था। हर 2-3 दिन में अपना ठिकाना बदल लेता था और हमेशा अपने साथ 10-12 हथियारबंद लोग रखता था। लेकिन भूपेंद्र के लोग लगातार उसका पीछा कर रहे थे और आखिरकार एक दिन उन्हें उसके बारे में अहम जानकारी मिल गई। आजाद ने शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री को अपना अड्डा बना लिया था और वहां वो अपनी अगली योजना पर काम कर रहा था। उसके पास भारी मात्रा में हथियार थे और उसने अपने साथ लगभग 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया था जो उसके लिए जान देने को तैयार थे। भूपेंद्र ने ये सारी जानकारी सिया को देते हुए कहा, मैडम, आजाद को पकड़ना आसान नहीं होगा। वो फैक्ट्री के अंदर बैठा है और उसने चारों तरफ अपने लोगों को तैनात कर रखा है। बिना सोचे समझे अगर हमने हमला किया तो हमारे कई लोग मारे जा सकते हैं। सिया ने उसकी तरफ देखा। हमें बिना हमला किए उसे अंदर से खोखला करना होगा। भूपेंद्र, हमें उसके लोगों को उसके खिलाफ करना होगा। भूपेंद्र ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे मैडम? वो लोग उसके बहुत वफादार हैं। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हर वफादारी की एक कीमत होती है भूपेंद्र, हमें बस उस कीमत को ढूंढना है। सिया ने आजाद के करीबी लोगों के बारे में पता लगाना शुरू किया और उसे पता चला कि उसका दाहिना हाथ, जिसका नाम था विक्रम, बहुत पैसों का लालची था और वो अक्सर अपने फायदे के लिए काम करता था। सिया ने विक्रम से संपर्क करने का फैसला किया।
और उसे अपने पास बुलाया। विक्रम जब सिया के पास आया तो वो डरा हुआ था। उसने सिया से कहा, सिया जी, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहा हूं। सिया ने उसकी तरफ देखा, विक्रम, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूं। अगर तुम आजाद को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हें उससे 2 गुना पैसा दूंगी और तुम्हें एक नई जिंदगी भी दूंगी। विक्रम ने कुछ देर सोचा, उसकी नजर जमीन पर टिकी हुई थी। फिर उसने सिर उठाया और बोला, सिया जी, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन अगर आजाद को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा। सिया ने उसकी तरफ देखा, तुम चिंता मत करो विक्रम, आजाद को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम बस मेरे लिए एक काम करो, उस फैक्ट्री का नक्शा लेकर आओ और हमें बताओ कि उसके हथियार कहां रखे हैं। विक्रम ने सिर हिलाया, ठीक है सिया जी, मैं आपके लिए ये काम करूंगा। अगले ही दिन विक्रम सिया के पास फैक्ट्री का नक्शा लेकर आ गया और उसने उसे बताया कि आजाद के हथियार फैक्ट्री के बेसमेंट में रखे हैं और उसके लोग अलग अलग कमरों में तैनात हैं। सिया ने विक्रम से कहा, विक्रम, अब तुम एक और काम करो। तुम जब भी मौका मिले आजाद के लोगों को भड़काओ, उन्हें बताओ कि आजाद उनके साथ अच्छा नहीं कर रहा है और उन्हें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। विक्रम ने सिर हिलाया, जी सिया जी, मैं ये काम भी करूंगा। कुछ दिनों में ही आजाद के कई लोगों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। वो सिया के ट्रस्ट में आकर काम करने लगे और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने लगे। आजाद जब ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि उसके लोग उसके साथ मर मिटेंगे, लेकिन अब वो एक एक करके उसका साथ छोड़ रहे थे। उसने गुस्से में विक्रम को बुलाया, विक्रम, ये क्या हो रहा है? मेरे लोग मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? विक्रम ने उसकी तरफ देखा, आजाद भाई, लोग थक गए हैं, उन्हें लगता है कि आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आजाद ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, तुम भी मेरा साथ छोड़ना चाहते हो विक्रम? विक्रम ने अपना सिर झुका लिया, नहीं आजाद भाई, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन विक्रम झूठ बोल रहा था। उसने पहले ही सिया से सब कुछ साफ कर लिया था और वो सिर्फ आजाद को उलझाए रखने के लिए वहां था। रात के अंधेरे में सिया, आरव, भूपेंद्र और उनके लोग उस फैक्ट्री के पास पहुंच गए और विक्रम के बताए रास्ते से अंदर घुस गए। उन्होंने देखा कि फैक्ट्री के अंदर अब बहुत कम लोग बचे थे। बाकी सब सिया के पास जा चुके थे। सिया ने अपने लोगों से कहा, जल्दी करो, आजाद को पकड़ो, इससे पहले कि वो कुछ कर पाए। सिया के लोगों ने फैक्ट्री के हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन आजाद कहीं नहीं मिला। उसने किसी तरह वहां से भाग निकला था और अब वो कहीं और छिप गया था। सिया को बहुत गुस्सा आया। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, तुमने हमें गलत जानकारी दी, आजाद भाग गया। विक्रम डर गया। उसने सिया से कहा, सिया जी, मुझे नहीं पता था कि वो भाग जाएगा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। सिया ने उसकी तरफ देखा, मैं तुम पर विश्वास करती हूं विक्रम, लेकिन अब हमें आजाद को ढूंढना होगा और जितनी जल्दी हो सके। भूपेंद्र ने अपने सारे लोगों को आजाद की तलाश में लगा दिया और कुछ ही घंटों में उसे पता चल गया कि आजाद शहर के एक पुराने मकान में छिपा है और वो वहां अपने 2-3 लोगों के साथ है। सिया तुरंत वहां पहुंची और उसने आजाद को पकड़ने की योजना बनाई। उसने भूपेंद्र से कहा, भूपेंद्र, इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी है, हमें आजाद को जिंदा पकड़ना है और उसे कानून के हवाले करना है। भूपेंद्र ने सिर हिलाया और उसने अपने लोगों को उस मकान के चारों तरफ घेराबंदी करने को कहा। सिया और आरव भी उनके साथ थे और वो सब आजाद के कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गए। सिया ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से आजाद की आवाज आई, कौन है? सिया ने कहा, आजाद, मैं हूं सिया, दरवाजा खोलो। आजाद ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में पिस्तौल थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम यहां कैसे पहुंच गई? मैंने सब कुछ छुपा रखा था।
सिया ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे नहीं छुप सकते, आजाद। मैंने इस शहर में सालों बिताए हैं। मैं हर गली से परिचित हूं, हर मकान से परिचित हूं। तुम मुझसे नहीं बच सकते। आजाद ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे क्या करोगी? मुझे मार डालोगी? सिया ने उसकी तरफ देखा। नहीं आजाद, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगी और तुम अपनी सजा खुद भुगतोगे। आजाद ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे कानून के हवाले कर दोगी? कानून तो मेरी जेब में है सिया। सिया ने उसकी तरफ देखा। अब नहीं आजाद, अब कानून तुम्हारी जेब में नहीं है। मैंने तुम्हारे उन सब लोगों को बेनकाब कर दिया है जो तुम्हारी मदद करते थे। अब तुम अकेले हो और तुम कहीं नहीं जा सकते। आजाद ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास नहीं था, लेकिन फिर उसने अपनी पिस्तौल नीचे रख दी और अपने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है सिया, मैं हार गया। तुम जो चाहो करो। सिया ने भूपेंद्र से कहा, भूपेंद्र, इसे पुलिस के हवाले कर दो और यह सुनिश्चित करो कि ये जेल से बाहर ना आ सके। भूपेंद्र ने सिर हिलाया और उसने आजाद को पकड़कर बाहर ले जाया। सिया ने आरव की तरफ देखा। आरव, हमने एक और लड़ाई जीत ली है। आरव ने उसकी तरफ देखा। हमने जीत ली है सिया, हमेशा की तरह। सिया और आरव उस मकान से बाहर निकले और वापस अपने घर लौट आए। सिया को लगा कि अब वो कुछ दिनों के लिए चैन की सांस ले सकती है, क्योंकि अब उसके सामने कोई तुरंत खतरा नहीं था। उसने आरव से कहा, आरव, मैं थक गई हूं। मैं चाहती हूं कि हम कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले जाएं, जहां कोई हमें न जानता हो, न कोई हमें परेशान करे। आरव ने उसकी तरफ देखा। यह बहुत अच्छा विचार है सिया, हम कहीं घूमने चलते हैं अपने परिवार के साथ। सिया ने सिर हिलाया। ठीक है, हम अपने परिवार के साथ कहीं घूमने चलते हैं। आजाद के पकड़े जाने के बाद सिया के घर में एक बार फिर वही शांति लौट आई थी, जो कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी। और इस बार सिया ने फैसला किया कि वो अपने परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाएगी, ताकि वो इस लड़ाई की थकान को उतार सके और कुछ समय अपने परिवार के साथ बिता सके। उसने आरव से कहा, आरव, चलो कहीं दूर चलते हैं, जहां कोई हमें न जानता हो, कोई हमें न पहचानता हो, बस हम हो और हमारा परिवार। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा विचार है सिया, हम कहीं घूमने चलते हैं अपने परिवार के साथ। सिया ने सिर हिलाया। ठीक है, हम अपने परिवार के साथ कहीं घूमने चलते हैं। सिया ने अपने परिवार को इकट्ठा किया। आरव, आशी, रेयांश, काव्या, उसकी मां और उसकी छोटी पोती, सबको साथ लेकर वो एक छोटे से हिल स्टेशन पर चली गई। वहां का मौसम बहुत सुहावना था। हरी भरी पहाड़ियां थी, झरने थे और हर तरफ शांति थी। सिया ने पहली बार अपने परिवार के साथ इतना समय बिताया, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के। वो आशी के साथ खेली, अपनी पोती को गोद में लेकर घूमी, अपनी मां के साथ बैठकर बातें की और आरव के साथ लंबी सैर पर गई। उसे लगा कि यही वो जिंदगी है जो वो हमेशा से चाहती थी, एक शांत, सुकून भरी जिंदगी, जहां सिर्फ प्यार हो, नफरत नहीं, सिर्फ सच्चाई हो, झूठ नहीं। एक दिन शाम को सिया और आरव एक पहाड़ी की चोटी पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी रंग बिखर रहे थे। सिया ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, मैं बहुत खुश हूं। हमने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, बहुत सारे दुश्मनों को हराया है और आखिरकार हमें ये शांति मिली है। आरव ने उसकी तरफ देखा। ये शांति हमारी मेहनत का फल है सिया, तुमने बहुत संघर्ष किया है और आज तुम इस शांति की हकदार हो। सिया ने उसकी तरफ देखा। ये शांति सिर्फ मेरी नहीं है आरव, ये हम दोनों की है, हमारे परिवार की है। तुमने मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। अगले दिन सिया ने अपने परिवार के साथ एक पिकनिक मनाई। उन्होंने जंगल में घूमे, झरने में नहाए और एक दूसरे के साथ खूब हंसे।
आशी अपने पापा के साथ खेल रही थी। रेयांश और काव्या एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और सिया की माँ अपनी पोती को गोद में लिए झूला झूल रही थी। सिया ने ये सब देखा और उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा कि कैसे उसकी जिंदगी पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से बदल गई थी, कैसे उसने अपने परिवार को वापस पाया और कैसे उसने अपने दुश्मनों को हराया। उसने सोचा कि यही वो जिंदगी थी जिसके लिए उसने हमेशा संघर्ष किया था और आखिरकार उसे ये जिंदगी मिल गई थी। लेकिन सिया को पता था कि जिंदगी में हर शांति के बाद कोई न कोई तूफान आता ही है और वो तूफान अब एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। जब वो हिल स्टेशन से वापस लौटी तो उसे एक और पत्र मिला जिस पर न तो कोई नाम था और न ही कोई पता। उसने पत्र खोला और उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, सिया, तुमने मेरे भाई को जेल भिजवा दिया, तुमने मेरे पिता को बर्बाद कर दिया और अब मैं तुमसे बदला लेने आ रहा हूं। तैयार रहना, क्योंकि मैं तुम्हें वही दर्द दूंगा जो तुमने मुझे दिया है। सिया ने ये पत्र पढ़ा और उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि अब एक नया दुश्मन उसके सामने आ गया है जो उससे बदला लेना चाहता है और जो शायद उसके सबसे करीब है। उसने आरव को वो पत्र दिखाया और आरव ने उसे पढ़ा। उसका चेहरा पढ़ते ही उतर गया। उसने कहा, सिया, ये कोई मामूली खतरा नहीं है, ये कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है और जो तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है। हमें इसका पता लगाना होगा कि ये कौन है। सिया ने भूपेंद्र को बुलाया और उसे उस पत्र के बारे में बताया। भूपेंद्र ने अपने सारे लोगों को लगा दिया। उसने पत्र पर लगे फिंगरप्रिंट्स को चेक किया। उसने उस कागज के सोर्स का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो पत्र किसी ऐसे शख्स ने लिखा था जो अपनी पहचान छुपाने में माहिर था और जो नहीं चाहता था कि उसका पता चले। सिया को लगा कि शायद यही वो असली खतरा था जिसका उसे इंतजार था। एक ऐसा दुश्मन जो सामने से नहीं बल्कि पीछे से वार करता है और जो उसके मन की शांति को छीनना चाहता है। कुछ दिनों बाद सिया को एक और पत्र मिला। इस बार उसमें कुछ तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में सिया के परिवार के लोग थे। वो तस्वीरें उसके घर के बाहर ली गई थी, जिसमें आशी स्कूल जा रही थी, रेयांश अपने ऑफिस जा रहा था और आरव बाजार से सामान ले रहा था। उन तस्वीरों के साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, सिया, तुम्हारा परिवार अब मेरी नजर में है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे परिवार को एक एक करके खत्म कर दूंगा। सिया ने ये पत्र पढ़ा और उसके होश उड़ गए। उसने सोचा था कि उसके दुश्मन सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अब वो उसके परिवार को निशाना बना रहे थे। उसने आरव से कहा, आरव, ये शख्स हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमें उसे ढूंढना होगा और उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो कुछ कर पाए। आरव ने उसकी तरफ देखा। सिया, हम उसे ढूंढ निकालेंगे और हम उसे रोकेंगे। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सिया ने भूपेंद्र को बुलाया और उसे अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने को कहा। उसने कहा, भूपेंद्र, मैं चाहती हूं कि तुम आशी के स्कूल के आसपास अपने लोगों को तैनात करो, रेयांश के ऑफिस के आसपास भी और हमारे घर के आसपास भी। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचे। भूपेंद्र ने सिर हिलाया। जी मैडम, मैं सब संभालूंगा। सिया ने खुद भी उस शख्स का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने अपने पुराने जासूसों से संपर्क किया, उनसे जानकारी जुटाई और एक दिन उसे पता चला कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शेट्टी का एक और रिश्तेदार था, जिसका नाम था अजय। वो संजय शेट्टी का छोटा भाई था और उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने की ठान ली थी। वो सालों से छिपा हुआ था और उसने सिया के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची थी। सिया ने यह सब सुना और उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने कहा, अजय, तूने मेरे परिवार को निशाना बनाया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सिया ने अजय का पता लगाने के लिए अपने सारे लोगों को लगा दिया और कुछ ही दिनों में उसे पता चल गया कि अजय शहर के बाहर एक गांव में छिपा है
और वो वहां अपने कुछ लोगों के साथ रह रहा है। सिया तुरंत वहां पहुंची और उसने अजय को पकड़ने की योजना बनाई। उसने भूपेंद्र से कहा, भूपेंद्र, इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी है। हमें अजय को जिंदा पकड़ना है और उसे कानून के हवाले करना है। भूपेंद्र ने सिर हिलाया और उसने अपने लोगों को उस गांव के चारों तरफ घेराबंदी करने को कहा। सिया और आरव भी उनके साथ थे और वो सब अजय के कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गए। सिया ने दरवाजा खटखटाया और अंदर से अजय की आवाज आई, कौन है? सिया ने कहा, अजय, मैं हूं। सिया, दरवाजा खोलो। अजय ने दरवाजा खोला। उसके हाथ में पिस्तौल थी और उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम यहां कैसे पहुंच गई? मैंने सब कुछ छुपा रखा था। सिया ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे नहीं छुप सकते अजय, मैंने इस शहर में सालों बिताए हैं। मैं हर गली से परिचित हूं, हर गांव से परिचित हूं। तुम मुझसे नहीं बच सकते। अजय ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे क्या करोगी? मुझे मार डालोगी? सिया ने उसकी तरफ देखा। नहीं अजय, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगी और तुम अपनी सजा खुद भुगतोगे। अजय ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे कानून के हवाले कर दोगी? कानून तो मेरी जेब में है सिया। सिया ने उसकी तरफ देखा। अब नहीं अजय, अब कानून तुम्हारी जेब में नहीं है। मैंने तुम्हारे उन सब लोगों को बेनकाब कर दिया है जो तुम्हारी मदद करते थे। अब तुम अकेले हो और तुम कहीं नहीं जा सकते। अजय ने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास नहीं था, लेकिन फिर उसने अपनी पिस्तौल नीचे रख दी और अपने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है सिया, मैं हार गया। तुम जो चाहो करो। सिया ने भूपेंद्र से कहा, भूपेंद्र, इसे पुलिस के हवाले कर दो और ये सुनिश्चित करो कि ये जेल से बाहर ना आ सके। भूपेंद्र ने सिर हिलाया और उसने अजय को पकड़कर बाहर ले जाया। सिया ने आरव की तरफ देखा। आरव, हमने एक और लड़ाई जीत ली है। आरव ने उसकी तरफ देखा। हमने जीत ली है सिया, हमेशा की तरह। अजय के पकड़े जाने के बाद सिया के घर में एक बार फिर वही शांति लौट आई थी जो कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी। लेकिन इस बार सिया ने अपने परिवार की सुरक्षा के और भी पुख्ता इंतजाम कर दिए थे। उसने किसी को भी अपने परिवार के करीब नहीं आने दिया और हर आने जाने वाले की पहचान की जाती थी। उसने भूपेंद्र को हिदायत दे दी थी कि बिना उसकी इजाजत के कोई भी अजनबी घर के अंदर ना आने पाए और घर के बाहर हर समय कम से कम 10 लोग तैनात रहें। आरव ने भी अपने ऑफिस का काम थोड़ा कम कर लिया था ताकि वो सिया के साथ ज्यादा वक्त बिता सके और वो अक्सर आशी को स्कूल छोड़ने और लाने जाता था ताकि उसे किसी तरह का कोई खतरा ना हो। एक दिन सिया को अपने ट्रस्ट के काम से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके ट्रस्ट के कुछ लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी थी। वो लोग सिया को बदनाम करना चाहते थे और उसके ट्रस्ट को बर्बाद करना चाहते थे। उन लोगों का नेता था अनिल, जो ट्रस्ट का एक पुराना सदस्य था और वो सिया से बहुत जलता था। उसने कई लोगों को अपनी तरफ मिला लिया था और वो सिया के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहा था। उसने मीडिया में कहा कि सिया ट्रस्ट के पैसे को अपनी जेब में डाल रही है और वो लोगों के साथ धोखा कर रही है। सिया ने ये खबर सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा था कि उसने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है वो सब दूसरों की मदद के लिए किया है, लेकिन आज उसी के अपने लोग उसके खिलाफ हो गए थे। उसने आरव से कहा, आरव, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे ही लोग मुझे धोखा देंगे। मैंने उनके लिए इतना कुछ किया और आज वो मुझे बदनाम कर रहे हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा। सिया, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। कुछ लोग लालची होते हैं, कुछ लोग जलते हैं दूसरों की सफलता से। तुम घबराओ मत, हम उन्हें सबक सिखाएंगे। सिया ने अनिल के खिलाफ जांच शुरू कर दी। उसने भूपेंद्र से कहा, भूपेंद्र, मुझे अनिल के बारे में हर वो जानकारी चाहिए जो तुम्हें मिल सके। उसके पिछले कामों के बारे में, उसके लेन देन के बारे में और उसने ट्रस्ट का कितना पैसा खाया है। भूपेंद्र ने सिर हिलाया। जी मैडम, मैं सब पता लगा लूंगा।
कुछ ही दिनों में भूपेंद्र को अनिल के खिलाफ कई सबूत मिल गए। उसने बताया कि अनिल ने पिछले कुछ सालों में ट्रस्ट के लाखों रुपए अपनी जेब में डाले थे और वो इसी पैसे से अपनी नई कार और बंगला खरीद रहा था। सिया ने ये सब सुना और उसने फैसला किया कि वो अनिल को सबक सिखाएगी, उसे उसकी औकात दिखाएगी और उसे ट्रस्ट से बाहर निकालेगी। सिया ने अनिल को अपने ऑफिस बुलाया और उसके सामने सारे सबूत रख दिए। अनिल, तुमने ट्रस्ट का पैसा खाया है और तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं तुम्हें मौका देती हूं, तुम अपने आप ट्रस्ट से इस्तीफा दे दो और जो पैसा तुमने खाया है उसे वापस कर दो, वरना मैं ये सब मीडिया में और पुलिस में दे दूंगी और तुम जेल चले जाओगे। अनिल ने सिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में डर था। सिया जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने आप इस्तीफा दे दूंगा और जो पैसा लिया है उसे वापस कर दूंगा। सिया ने उसकी तरफ देखा। ठीक है अनिल, मैं तुम्हें एक मौका देती हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। अनिल ने अपने आप ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया और जो पैसा उसने खाया था उसे वापस कर दिया। सिया ने यह सब देखा और उसे लगा कि उसने सही फैसला किया है। उसने अनिल को मौका देकर उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया था और अनिल ने उस मौके को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। उसने आरव से कहा, आरव, कभी कभी लोगों को मौका देना भी जरूरी होता है, हो सकता है कि वो अपनी गलती सुधार ले। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुमने सही किया सिया, तुमने अनिल को मौका देकर उसे बदलने का मौका दिया। अनिल के जाने के बाद सिया ने अपने ट्रस्ट के काम को और भी ज्यादा लगन से जारी रखा। उसने कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए। उसने गरीब बच्चों के लिए एक नया स्कूल खोला, उसने बीमार लोगों के लिए एक नया अस्पताल खोला और उसने बेरोजगार युवाओं के लिए एक नया रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोला। उसके इन कामों से हजारों लोगों को फायदा हुआ और सिया का नाम पूरे देश में फैल गया। उसे कई और पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और उसे कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने का मौका मिला। एक दिन सिया को एक बहुत पुराने दोस्त का फोन आया जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। उसका नाम था संजीव। वो उसके कॉलेज का दोस्त था और उसने सिया को बताया कि वो अब एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर है और वो गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करता है। उसने सिया से मदद मांगी। सिया, मैं जानता हूं कि तुमने अपनी जिंदगी बदल दी है और अब तुम समाज सेवा के कामों में लगी हुई हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इस अस्पताल की मदद करो ताकि हम और ज्यादा गरीब मरीजों का इलाज कर सकें। सिया ने उसकी बात सुनी और तुरंत मदद करने का वादा किया। संजीव, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगी। तुम बस अपने मरीजों का इलाज करो, बाकी का इंतजाम मैं कर दूंगी। सिया ने संजीव के अस्पताल के लिए भारी मात्रा में दान दिया। उसने नए उपकरण खरीदे, नए वार्ड बनवाए और कई डॉक्टरों और नर्सों को नियुक्त किया। संजीव बहुत खुश हुआ। उसने सिया से कहा, सिया, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारी वजह से अब हम सैकड़ों गरीब मरीजों का इलाज कर सकेंगे जो पहले इलाज के अभाव में मर जाते थे। सिया ने उसकी तरफ देखा। संजीव, मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां कर चुकी हूं। अब मैं चाहती हूं कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी दूसरों की मदद में लगाऊं। तुमने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया। सिया के इन कामों से उसकी पहचान और भी बढ़ गई थी। लोग अब उसे एक समाज सेवी के रूप में जानने लगे थे। वो उसकी तारीफ करते थे, उसके कामों की सराहना करते थे और उसे एक मिसाल के तौर पर देखते थे। लेकिन सिया इन सब से दूर थी। वो अपने काम में लगी हुई थी, बिना किसी नाम और पहचान के, बस दूसरों की मदद करने के जज्बे के साथ। उसने आरव से कहा, आरव, मैं चाहती हूं कि तुम भी इस काम में मेरा साथ दो। हम दोनों मिलकर और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारे साथ हूं सिया। हमेशा की तरह आरव ने भी अपनी लेखनी से समाज की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने कई कहानियां लिखी जो समाज में फैली बुराइयों पर आधारित थी।
उसने भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा और अन्याय के खिलाफ अपनी कलम चलाई और उसकी कहानियां लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। सिया को अपने पति पर बहुत गर्व था। वो देखती थी कि कैसे वो आदमी जो कभी सिर्फ बदले की आग में जल रहा था, आज उसी आग को समाज के लिए इस्तेमाल कर रहा था और लोगों के दिलों में उम्मीद की ज्योत जला रहा था। एक दिन सिया को एक बहुत ही खुशी की खबर मिली। उसके ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया था। उस छात्रा का नाम प्रिया था। वो एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता एक छोटा सा किराने का दुकान चलाते थे और उसकी मां घरेलू सहायिका का काम करती थी। सिया ने प्रिया को बुलाया और उसे बहुत सारे उपहार दिए। उसने उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च भी उठाने का वादा किया। प्रिया ने सिया के पैर छुए। दीदी, आपने मेरा सपना सच कर दिया। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। सिया ने उसे गले लगा लिया। बेटा, ये तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी लगन है। मैंने सिर्फ तुम्हें एक मौका दिया, बाकी सब तुमने खुद किया। मुझे तुम पर गर्व है। प्रिया की इस सफलता ने सिया के ट्रस्ट को और भी प्रेरणा दी और उसने और भी ज्यादा मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने कई और स्कूल खोले, कई और अस्पताल खोले और कई और लोगों को रोजगार दिया। उसके कामों को देखते हुए सरकार ने उसे समाज सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया और उसे राष्ट्रपति के हाथों ये पुरस्कार मिला। सिया जब ये पुरस्कार लेने गई तो उसके साथ उसका पूरा परिवार था। आरव, आशी, रेयांश, काव्या, उसकी मां और उसकी छोटी पोती भी। सिया ने मंच पर जाकर कहा, यह पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सबका है जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया और मुझे ये मुकाम हासिल करने में मदद की। मैं अपने पति आरव का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। मेरे बेटे रेयांश का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे माफ किया और मेरा साथ दिया। मेरी बहू काव्या का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे अपनी मां माना। मेरी बेटी आशी का शुक्रगुजार हूं, जो मेरी जिंदगी की रौनक है। और मेरी मां का शुक्रगुजार हूं, जो मेरे पास वापस आई और मुझे अपना प्यार दिया। सिया की इस बात ने सबको भावुक कर दिया और सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। सिया ने मंच से उतरकर अपने परिवार को गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा कि कैसे कुछ साल पहले वो अकेली थी। उसके पास सिर्फ ताकत थी, सिर्फ पैसा था, सिर्फ डर था और आज उसके पास सब कुछ था। एक परिवार, एक प्यार, एक घर और एक पहचान। एक ऐसी पहचान जो डर पर नहीं बल्कि सम्मान पर खड़ी थी। उसने आरव से कहा, आरव, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे बदला, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी और तुमने मुझे ये मुकाम हासिल करने में मदद की। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। आरव ने उसकी तरफ देखा। ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत है सिया। तुमने अपनी गलतियों से सीखा, तुमने बदलना सीखा और आज तुम एक मिसाल हो। मुझे तुम पर गर्व है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।